मैं प्रदीप कुमार आपका अपने YouTube एस्ट्रो लॉन्चर मंच पर स्वागत करता हूं। आपके प्रेम और स्नेह के लिए आपका आभार प्रकट करता हूं और मेरा उन लोगों से निवेदन है जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें प्रमोट करें, क्योंकि इसके पीछे हमारा एक बहुत ही सामाजिक और लोगों की सेवा का एक इशू है। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सब्सक्राइब करें और हमें लोगों को दूर दूर तक हमारे इस प्रोग्राम को स्प्रेड करें। आज मैं उन लोगों के लिए स्पेशली जिनको बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ ये तो मालूम होता है कि भाई हम 1 जनवरी को पैदा हुए हैं, 10 जनवरी को पैदा हुए हैं, 19 जनवरी को पैदा हुए हैं, 28 जनवरी को पैदा हुए हैं। ये जो मैं आज आपके लिए ये जो वीडियो लेकर आया हूँ, ये बेसिकली बहुत एक पुरानी किताब मेरे पास थी जो मैंने कभी आज से 35-36 साल पहले पढ़ी थी, तो उसकी कुछ धुंधली तस्वीरें मेरे दिमाग में थी। उन्हीं को लेकर ये बेसिकली कीरों से संबंधित पुस्तक थी। तो उसी के आधार के ऊपर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा, उसी के आधार पर मैंने ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ 1 जनवरी वालों के लिए, 10 जनवरी वालों के लिए, 19 जनवरी वालों के लिए और 28 जनवरी वालों के लिए। 28 जनवरी वालों को मैं थोड़ा सा विशेष समझा दूं कि जिनका 28 जनवरी को जन्म होता है ना, तो वो कस्प के अंदर आ जाते हैं, यानी कि 28 जनवरी प्लस 1 फरवरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कस्प के अंदर होता है कि उनके व्यक्तित्व में दोनों का प्रभाव आ जाता है। जो कैप्रिकॉर्न का होता है और जो एक्वेरियस, दोनों का थोड़ा सा मिला जुला स्वभाव हो जाता है। लेकिन इसको लेके, क्योंकि कुंभ राशि और मकर राशि दोनों को ही शनि रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा मतलब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपका ना सबसे पहले मैं आपको आपका बेसिक नेचर बताता हूँ कि भाई जिनका जन्म 1 जनवरी को, 10 जनवरी को, 19 जनवरी को या 28 जनवरी को होता है, उनका बेसिक स्वभाव कैसा होता है, उनकी टेंडेंसी कैसी होती है। देखो, एक बात मैं आपको मान लूँ, अपवाद के रूप में, मतलब कुछ एक्सेप्शनल या एक्सेप्शंस जो होते हैं, उनके ऊपर आप थोड़ी सी तवज्जो मत देना, क्योंकि अगर हम 100 पौधे लगा रहे हैं, अगर एक थोड़ा सा टेढ़ा चला गया या 10 टेढ़े चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो होता है। ये एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं, हर फील्ड के अंदर होते हैं। कुछ इस तरीके के केसेस जिनको हम उस कैटेगरी में नहीं गिनते। तो आप ज़रा अपने नेचर और स्वभाव के बारे में जानें। मैं आपको बताऊं, यदि आपका जन्म 1 जनवरी, 10 जनवरी, 19 या 28 जनवरी को हुआ है, तो आप मकर राशि के अंदर आते हैं तथा आपके ऊपर सूर्य, यूरेनस एवं शनि का विशेष प्रभाव होता है। आपके व्यक्तित्व में वास्तविकता, रचनात्मकता और आज़ाद ख्याली होने के कारण आप किसी दूसरे के विचार या बौद्धिकता से प्रभावित नहीं होते हैं, आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने कार्य की सफलता वास्तविक एवं रचनात्मक तरीके से करते हैं, ना कि किसी प्रकार की मैनिपुलेशन से। आप किसी कार्य को करते समय दृढ़ता, आत्मविश्वास के साथ करते रहते हैं, बशर्ते उसे करते समय कोई प्रतिकूल परिस्थितियां या ऐसी अनएक्सपेक्टेड परिस्थिति उत्पन्न ना हो, तो आप अपने कार्य को पूरा करने में देरी नहीं लगाते। आप अपनी कमिटमेंट को निभाते हैं। आप बहुत ही व्यवहारिक एवं विचारशील होते हैं। किसी भी कार्य की बारीकी को समझे बगैर उसमें हाथ नहीं डालते। ये मोटा रूप से मैंने आपको आपका जो एक अंदर का जो व्यक्तित्व होता है, जो वैचारिक मत होता है, जो मानसिक होता है, जो थोड़ा सा हमारे हृदय से जुड़ा होता है, जिसे आप स्पिरिचुअल या आत्मिक भी बोलते हैं, ये बेसिकली आपके नेचर की बारीक बातें हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस की, कि भाई आपको जिनका जन्म 1 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी, 28 जनवरी को है, तो उनको अपने फाइनेंस जो इशू होते हैं, जो आपकी आर्थिक व्यवस्था होती है, उसके अंदर किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए या उनको किस कार्यों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 जनवरी को हुआ है, फाइनेंस को लेकर अगर हम बात करें तो जीवन के आरंभ में आपको आर्थिक मामलों में बाधाएं एवं रुकावट झेलनी पड़ेंगी।
लेकिन मेहनत और दृढ़ता होने के कारण आप उन पर काबू पा जाते हैं। अब आपके लिए जो लाभकारी निवेश हैं, जो आपके लिए लाभकारी इन्वेस्टमेंट हैं, जो आपको काम करने हैं जिससे कि भाई आपकी आर्थिक स्थिति मतलब कि स्टेबल बनी रहे, आपको फाइनेंस करते वक्त थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किन कार्यों के अंदर कौन से कार्य हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करने से या उन कार्य को करने से आपको लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं। मकान बनाकर, कोई ज़मीन खरीद के ज़मीन का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर मकान बनाकर उसको बेचे तो आपके लिए लाभकारी होगा। ज़मीन पर फैक्ट्रियों का निर्माण करके, जैसे होता है ना भाई, कोई प्लॉट लिया उसके ऊपर किसी तरीके का फैक्ट्री बनाई और उसको जो भी फैक्ट्री चलाना चाहता है उसको बेच दिया या उसको किराए के ऊपर दे दिया, इससे भी आपको फ़ायदा होगा कि और आपके लिए लाभकारी होती है कोयले का काम, लोहे का काम और ऐसी मशीनरी जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है या एग्रीकल्चर वर्क के लिए और बिल्डिंग निर्माण के लिए, जैसे ये जेसीबी वगैरह और सीमेंट के घोलने के प्लांट वगैरह, इस तरीके के जो मशीनरी होती है वो आपको सूट करती है। कोयले का काम आपको सूट करता है। और आप बड़े फार्म हाउस या खेती की बड़ी जो फार्मिंग डेवलप करके आप खेती उद्यम जिसको बोलते हैं, उससे भी आप लाभ कमा सकते हैं। अगर आप खेती को बड़ा तरीके से करते हैं, बड़ी फार्मिंग करते हैं, तो उससे भी आप लाभ कमा सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल आप खुद कंस्ट्रक्शन का काम करके भी लाभ कमा सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन से, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में सीमेंट का इस्तेमाल होता है, ईंट का इस्तेमाल होता है, रोड़ी का इस्तेमाल होता है, बजरी, बदरपुर वगैरह का इस्तेमाल होता है। इस तरीके के काम से भी आप पैसा कमा सकते हो। इनकी माइनिंग करके भी पैसे कमा सकते हो या इनकी डीलरशिप लेके, भाई माइनिंग किसी और के पास है, आप डीलर बन जाते हैं सीमेंट के, रोड़ी के, बदरपुर के, लोहे के, तो ये काम भी आपके लिए लाभकारी है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि आप जब किसी को पैसे का लेन देन करते हैं, पैसे का उधार करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ी सी सिक्योरिटी, या जब तक आप उसको अच्छी तरह से जानते ना हो, उसके व्यवहार के बारे में कि भाई उसकी जो बिज़नेस कमिटमेंट कैसी है, पैसे का लेन देन को लेकर कमिटमेंट कैसी है, इस मामले में आप थोड़ा सा सावधान रहकर काम करें। मतलब कि इसको इमोशंस या यारी दोस्ती के अंदर ना पड़ के सीधा इसको बिज़नेस के तरह लें, ठीक है। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, भाई आप मान लिया आपके पास सरप्लस पैसे हैं, आप उस पैसे को किसी दूसरी कंपनीज़ के अंदर या दूसरे काम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर आप नहीं है, सिर्फ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पैसे, वो जो इन्वेस्टमेंट है, या शेयर मार्केट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप उस इन्वेस्टमेंट को करते हुए आप उसे ना सट्टे के रूप में ना करें, स्पेकुलेशन के रूप में ना करें कि भाई चलो बढ़ गया तो बढ़ गया। आप उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से जांच लेने के, उस कंपनी की, उस फैक्ट्री की, उस प्रोडक्ट की किस तरीके से वो, कहाँ पर उसमें कमी है या किस तरीके से उसको किया जाए, इन सब उसको उसकी बारीकी में जांच पड़ताल करके वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको निसंदेह लाभ होगा। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत की। जिनका जन्म 1 जनवरी को हुआ है, 10 जनवरी को हुआ है, 19 जनवरी को हुआ है, 28 जनवरी को हुआ है, उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनको किस तरीके की शारीरिक कष्टों का या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, तो ये हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आपको अपनी पित्त की थैली का ध्यान रखना पड़ेगा, इसे गॉल ब्लैडर बोलते हैं, कि भाई आपको पित्त की थैली में किसी तरीके की पथरी ना हो जाए। और जो आपका इंटेस्टाइन होता है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और पित्त का, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पित्त बनना, एसिडिटी बनना, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको डिप्रेशन और डिस्पोडेंसी, यानी कि आप मान लिया कहीं पर कोई प्रोजेक्ट आपके लिए लाभकारी नहीं हुआ और आपको दिक्कत हो गई, तो आपको निराश नहीं होना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। अगर आप इस तरीके से डिप्रेशन में चले जाते हैं
तो इससे आपको आपकी पेट के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, आपको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस का शिकार होना पड़ सकता है। और ये जो स्पेशली जो आपके पैर वगैरह होते हैं, जो पिंडियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, इनके अंदर क्रैम्प, ऐंठन वगैरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी आप हाइपोक्रोंडिया का शिकार हो जाते हैं। मतलब ये हाइपोक्रोंडिया से मतलब है आपको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन आपको लगता है कि भाई, आपको जिसको बोलते हैं ना रोग भरम, आपको ऐसा लगता है कि भाई आप बीमार हैं, लेकिन आप बीमार होते नहीं हो। तो इस रोग का भी शिकार आप हो जाते हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन की वजह से थोड़ा अकेलापन जीवन में आ सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना कि हाइपोक्रोंडिया, इसका विशेष ध्यान रखना है जो रोग भरम है, क्योंकि इसमें आपको पता चला कि आपको इतनी दिक्कत होगी, आपको कोई बीमारी नहीं, आप बेमतलब डॉक्टरों के चक्कर काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस सफ़र कर रहा है, आपका वैवाहिक जीवन सफ़र कर रहा है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है 1 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी और 28 जनवरी वालों के लिए। अब आपको किस तरीके के पार्टनर आप मतलब शादी करते हैं, उसके लिए आपको किन लोगों से आपका तालमेल बनेगा, या आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी को दोस्त बना रहे हैं, तो आपको किस तरीके के, उनका जन्म किस तारीख को हुआ हो, आपको जो वो सूट करें। ये जो तारीखें हैं 10 तारीख, 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, ये किसी भी साल के किसी भी महीने की, यानी कि जिनका नंबर 1 है और 4 नंबर है, वो आपके लिए सूटेबल लोग रहेंगे। चाहे वो आप उसको अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में चुन सकते हैं, अपनी पत्नी के रूप में चुन सकते हैं, अपने पार्टनर के रूप में चुन सकते हैं और अपने दोस्त के रूप में चुन सकते हैं। ठीक है, ये तो एक मोटा मोटा न्यूमरोलॉजिकल है, लेकिन अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा बारीकी में जाकर जानते हैं तो फिर आप उसकी, अगर आपको लगता है कि भाई आपको उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मालूम है, तो आप पूरी होरोस्कोप बनाने के बाद भी उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। ये मैंने न्यूमरोलॉजिकली आपको बताया। अब ये तो आपके दोस्त और पार्टनर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि भाई आपके लिए ना इम्पॉर्टेंट ईयर, जो इवेंटफुल ईयर हो सकते हैं आपके लिए, इसमें कभी कभी वैसे 90% तो वो सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, कभी 10% केसेस में, मैंने बोला ना एक्सेप्शंस के मामले जहाँ आते हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि इन ईयर्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो ये जो ईयर होंगे आपकी लाइफ के, ऐसे ईयर जिन जैसे जैसे 37 साल है, 46 साल है, 64 साल है, 55 साल है, 28 साल है, 19 साल है, इस तरीके के ईयर होंगे। 22 साल है, 40 साल है, आपका 49 है। तो इस तरीके के जो ईयर होंगे, 67 है, मतलब जिनको जोड़ने से 1 नंबर और 4 नंबर बनेगा, इस तरीके के जब ईयर आपके जीवन में आएंगे तो वो आपके लिए इवेंटफुल हो सकते हैं। इन बातों का भी थोड़ा सा, वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवेंटफुल हो सकते हैं, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवेंटफुल हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इवेंटफुल हो सकते हैं, और नए कामों की शुरुआत के लिए भी इवेंटफुल हो सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आपके जो लकी स्टोन्स हैं। देखो, मैं आपको फिर मैं बता रहा हूँ, ये जो लकी स्टोन उनके लिए हैं स्टोन्स, मैं उन्हीं को सजेस्ट भी करता हूँ जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अफोर्ड करने का मतलब है, उन्हें लगता है कि भाई मान लिया वो इसको इस थॉट के साथ पहनते हैं, कोई नीलम पहनता है विद दिस थॉट दैट भाई मैं बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आएगा मेरी लाइफ के अंदर, या वो चमत्कारिक चेंज, किसी तरीके का मैरेकल के बारे में वो बात करते हैं। तो अगर वो अफोर्ड करने की स्थिति में उसे लगता है कि भाई मैंने अगर 50-40 हज़ार रुपये का नीलम पहना, अगर वो कम भी सूट कर रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो उसको अफोर्ड कर सकता है। मतलब ही हैज़ दिस मच मनी इन हिज पॉकेट दैट ही कैन बियर दी कॉस्ट ऑफ दैट स्टोन, एंड दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन हिज फाइनेंशियल कंडीशन। तो अगर आप इस तरीके के हैं तो आप स्टोन पहन लीजिए। नहीं तो ना इनके सब्स्टिट्यूट आते हैं, सस्ते सब्स्टिट्यूट आते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर आप वो भी नहीं पहनना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे बढ़िया सलाह जो मेरी होती है वो यही होती है कि आप अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है
उनके जो कपड़ों के जो कलर्स हैं, बेसिकली स्टोन क्या है, स्टोन एक ना कलर थेरेपी है कि भाई कलर से आपको उन ग्रहों का सौभाग्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो आप अपनी ना ड्रेसिंग सेंस से भी आप उनको बदल सकते हैं। जैसे भाई आप, क्योंकि आपका ये जो नंबर है, आप यूरेनस के इन्फ्लुएंस में आते हैं, आप शनि के इन्फ्लुएंस में आते हैं, आप सन के इन्फ्लुएंस में आते हैं। तो सन रिप्रेजेंट करता है भैया ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है, पिंक कलर को रिप्रेजेंट करता है। आप इस तरीके के कपड़े पहन के आप अपनी ड्रेसिंग सेंस में बदलते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप ब्लू कलर के किसी भी तरीके का ब्लू शेड, मतलब लाइटेस्ट टू डार्केस्ट, आप इस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है जी। अब फिर आप हल्के जिसको कहते हैं आपका गारमेट कलर के कपड़े, जैसा कि आप गारमेट का कलर होता है उससे मिलते जुलते इस तरीके के कलर आप पहन के भी आप उन स्टोन्स की पूर्ति कर सकते हैं। भाई आप, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ ब्लू सफ़ायर, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ रूबी, तो आप अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज करके भी आप इसको अपना उनका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो एक क्या कहते हैं सनस्टोन आता है, बहुत सस्ता सा आता है, उसको पहन सकते हैं। रेड गारमेंट भी सस्ते आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आप इनको पहन सकते हैं। और ब्लू सफ़ायर की जगह आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं, ठीक है। एक नीली करके स्टोन आता है वो पहन सकते हैं। इस तरीके के आप स्टोन पहन सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत। आप क्या कहते हैं काला हकीक पहन सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप अपना काम चला सकते हैं। तो मिलते हैं, मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा 2 जनवरी, 11 जनवरी, 20 जनवरी और 29 जनवरी वालों के लिए, कि भाई उनको जीवन में उनका स्वभाव, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी हेल्थ और उनके लिए कौन लोग सौभाग्यशाली हैं, कौन सा रत्न उनके लिए सौभाग्यशाली है, या किस तरीके की वो ड्रेसिंग सेंस अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको सौभाग्यों की प्राप्ति हो। मैं दूसरे एपिसोड में इसके ऊपर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप हमें सब्सक्राइब करें और हमें प्रमोट करें।